नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी काम की और सिलेक्टेड खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए, दरभंगा एम्स की नींव रखी, 3 रेलवे स्टेशन बाईपास का लोकार्पण किया, बोले आंखों का अस्पताल भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा से 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स की नींव रखी। शोभन बाईपास में 187 एकड़ जमीन पर 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स भी बनाने का वादा किया। सरकार ने 2019-20 में दरभंगा में एम्स की स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 379 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया उनमें काकर घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हॉल्ट और सीसो रेलवे स्टेशन शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, अफसर जज नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी, अफसर दोषी तो निर्माण कराएगा। जी हाँ दोस्तों, घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी भी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की है। अदालत का कहना है कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी निर्माण करवाएगा और मुआवजा भी देना होगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वैसे दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या अधिकारी लोग बुलडोजर एक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश ने फिर मोदी के पैर छुए, भाषण के बाद प्रणाम किया, प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले गए। पहले 8 जून को ऐसा किया था। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। मौका था बुधवार को दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम का। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश अपना भाषण पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी के बगल में लगी अपनी कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनकी कुर्सी की ओर इशारा करते दिख रहे थे। कुर्सी पर बैठने से पहले सीएम नीतीश कुमार झुककर प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं और उनका प्रणाम करते हैं। इससे पहले 8 जून को दिल्ली में NDA की बैठक में भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में, हम इसमें पार्टी नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की पहली प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर यूपी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आ गई है। इसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया प्रवृत्ति के तत्व, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले, रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। JMM सरकार ने घुसपैठियों को बसाया, कोर्ट में झूठ बोला कि घुसपैठ हुई ही नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने देवघर में कहा कि इस चुनाव में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा NDA की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, NCP अजीत अपने पैरों पर खड़े हों, आपकी अलग पहचान, उस पर चुनाव लड़ें, प्रचार में शरद पवार के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल न करें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुनवाई की। कोर्ट ने NCP अजीत पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने इस पर सुनवाई की। NCP शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि NCP अजीत पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है
कि एनसीपी पार्टी दो हिस्सों में बट गई है, शरद पवार और अजीत पवार। अब एनसीपी को बनाया तो शरद पवार ने था, लेकिन अब इस पर दावा कर रहे हैं अजीत पवार और वह उनके सिंबल के साथ साथ ही शरद पवार के फोटो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड की लोकसभा सीट पर वोटिंग हो गई खत्म। बंगाल में टीएमसी नेता की मौत। राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। जी दोस्तों, झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगदल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी भी की। इसमें उनकी मौत हो गई। वे टीएमसी के वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। वे समरावता मतदान केंद्र जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अघाड़ी औरंगजेब फैन क्लब है, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को औरंगजेब फैन क्लब बताया। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के दिग्गज नेता ने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे वाली पार्टी अपने पिता बाल ठाकरे के सिद्धांतों को भूल गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने एलन मस्क और रामास्वामी को सरकार में शामिल किया। सरकार को सलाह देने वाला नया डिपार्टमेंट संभालेंगे। फॉक्स टीवी एंकर हैंक सेथ रक्षा मंत्री बनेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार चलाने के लिए अपनी टीम का गठन करने में जुट गई है। कुछ पदों पर नियुक्तियों के बाद उन्होंने टेस्ला चीफ एलन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मस्क और रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग का नेतृत्व दिया गया है। डोजी एक नया विभाग है जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची में कटौती और गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे। यह हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जियो ने लॉन्च किया सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, सिर्फ 11 रुपए में खत्म होगी डेटा की टेंशन। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने हाल ही में एक नया डेटा वाउचर लॉन्च किया है जिसकी कीमत केवल 11 रुपए है। यह वाउचर उन यूजर्स के लिए खास है जिन्होंने अपना डेली डेटा लिमिट पूरा कर लिया है या जिन्हें थोड़े समय के लिए अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता होती है। जियो का 11 रुपए वाला डेटा वाउचर 10 GB हाई स्पीड 4G डेटा देता है और इसकी वैधता 1 घंटे तक रहती है। इसका उपयोग केवल इंटरनेट सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें कॉलिंग और SMS की कोई सुविधा नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप की जीत के बाद गर्भ निरोधक दवाओं की मांग बढ़ी। महिलाओं को अबॉर्शन राइट्स छीनने का डर, 1000% तक बढ़ी सेल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं में बर्थ कंट्रोल पिल यानी कि गर्भ निरोधक दवाओं की मांग बढ़ी है। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव आपातकालीन गर्भ निरोधक दवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी अखबार यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाओं को बनाने वाली कंपनी विस्प ने बताया कि 5 से 7 नवंबर के बीच इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव दवाओं की बिक्री 1000% तक बढ़ गई है। इस दौरान इन दवाओं को खरीदने वालों की संख्या में 1650% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अबॉर्शन की दवाओं की सेल में भी 600% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद महिलाओं में इस बात का डर है कि उनके अबॉर्शन राइट्स को सख्त कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी ने कांच का शहर प्रोजेक्ट के सीईओ को हटाया, वजह नहीं बताई। ब्रिटिश चैनल का दावा, यहां 21,000 मजदूरों की मौत हुई। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब सरकार ने NEOM प्रोजेक्ट के सीईओ नदीम अल नस्र को पद से हटा दिया है। NEOM नियोम वीरान रेगिस्तान में एक नया शहर बसाने का प्रोजेक्ट है। हालांकि नदीम के इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई गई है। नदमी 2018 से इस पद पर थे। अब उनकी जगह ऐमान अल मुदाइफर को कार्यकारी सीईओ की नियुक्ति दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NEOM नियोम की सफलता पर संदेह बढ़ने लगा था। सरकार इस प्रोजेक्ट के समय पर पूरा न होने और बढ़ती लागत से निराश है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी है कि दावे के मुताबिक यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। UPPSC अध्यक्ष लापता, ढूंढने पर 50 रुपए इनाम। अभ्यर्थियों ने आयोग दफ्तर के बाहर पोस्टर चिपकाए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के खिलाफ UPPSC और ROARO के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन प्रयागराज में स्थित UPPSC के ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी 1 एग्जाम 1 शिफ्ट लागू करने के साथ नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
इलेक्शन कमीशन ने शिंदे के सामान की चेकिंग की। मुख्यमंत्री बोले कपड़े हैं, यूरिन पोर्ट नहीं। उद्धव ने जांच पर कहा था यूरिन पोर्ट भी चेक कर लें। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में कोलगांव हेलीपैड पर बुधवार को इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामान की चेकिंग की। अधिकारियों ने शिंदे के बैग, ब्रीफकेस और दूसरे सामान को जांचा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। शिंदे ने अधिकारी से कहा कि कपड़े हैं। अधिकारी ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद शिंदे ने कहा कि कपड़े हैं, यूरिन पोर्ट वगैरह नहीं है। शिंदे का यह कमेंट उद्धव के बयान पर तंज माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लाहौर के जहरीले धुएं से उत्तर भारत में धुंध कोहरा। अमृतसर में विजिबिलिटी 50 मीटर। दिल्ली में 8 फ्लाइट डाइवर्ट। पूरे एनसीआर में एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। जी दोस्तों, उत्तर भारत के प्रमुख राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश धुंध और कोहरे की चपेट में आ गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने वाली एजेंसी AQI.in के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह 8:30 बजे तक अमृतसर में दृश्यता केवल 50 मीटर रही। हलवारा यानी कि लुधियाना में 100 मीटर, सरसवा सहारनपुर में 250 मीटर, अंबाला में 300 मीटर और चंडीगढ़ में 400 मीटर के बाद दृश्यता नहीं थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में बढ़ सकता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पैसा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग राज्य अलग अलग तरह की स्वास्थ्य योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना चलाती है राजस्थान सरकार, जिसको आयुष्मान आरोग्य योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्रता प्राप्त लाभार्थियों को 35 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस से दिया जाता है, जिसमें 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शामिल होता है। अब दोस्तों, इस योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। योजना में मिलने वाले लाभ की राशि को बढ़ाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, वह नंबर अभी तक सामने नहीं आया है कि लाभ की राशि को कितना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन खबर है कि जल्द ही वह रिपोर्ट भी सामने आने वाली है कि राशि को कितना बढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शाहीन शाह अफरीदी फिर नंबर 1 वनडे बॉलर बने। बाबर बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। T20 में सूर्या को 1 स्थान का हुआ नुकसान। जी दोस्तों, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शहनशाह अफरीदी ICC वनडे बॉलिंग रैंकिंग में फिर से नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ICC ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की। बाबर आजम बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर बरकरार हैं। इसके साथ ही वनडे बैटिंग और बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। वहीं T20 बैटिंग रैंकिंग में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को 1 स्थान का नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 984 अंक गिरकर 77,690 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 324 अंक गिरा। BSE स्मॉल कैप 1651 अंक टूटा। जी हाँ दोस्तों, सेंसेक्स 13 नवंबर को 984 अंक गिरकर 77,690 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 324 अंक की गिरावट रही। ये 23,559 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, BSE स्मॉल कैप 1651 अंक गिरकर 51,952 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और महज 4 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में गिरावट और 6 में तेजी रही। NSE के सभी सेक्टरल इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ग्रेसिम इंडस्ट्री और टाटा मोटर्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने और चांदी के दाम में तेजी। सोना 266 रुपए बढ़कर 75,166 रुपए पर पहुंचा। चांदी 89,645 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 1 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 266 रुपए बढ़कर 75,166 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत आज 1,393 रुपए बढ़कर 89,645 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू। नॉर्थ कश्मीर में पिछले 8 दिनों में छठी मुठभेड़। किश्तवाड़ा में JCO शहीद हुए थे। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कुलगांव जिले में बुधवार दोपहर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह एनकाउंटर यारीपोरा के बांडी मर्ग में चल रहा है। मंगलवार को भी कुपवाड़ा जिले के नागमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई गई थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर मंगलवार देर रात तक सर्चिंग की थी, लेकिन आतंकवादियों का पता नहीं चल सका।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खतरे में अजय देवगन का कॉर्प यूनिवर्स, फ्लॉप होने के करीब सिंघम अगेन, 13वें दिन कमाए महज इतने से रुपए। जी हां दोस्तों, अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन ने शुरुआती दिनों में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी और फैंस को बहुत इंप्रेस किया था, लेकिन अब फिल्म की कमाई में बहुत कमी देखने को मिल रही है। फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ है और फिल्म ने अभी 250 करोड़ भी नहीं कमाए हैं। ऐसे में जिस हिसाब से फिल्म निराशाजनक कलेक्शन कर रही है, फिल्म फ्लॉप की तरफ तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों फिल्म ने 12वें दिन सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक 13वें दिन भी फिल्म के बहुत अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद नहीं है। दोपहर तक फिल्म ने महज 62 लाख रुपए ही कमाए थे। ऐसे में दोस्तों यह फिल्म फ्लॉप होने के कगार पर बैठी हुई है। वैसे कमेंट करके बताइए कि आपको सिंघम अगेन ज्यादा पसंद आई या फिर भूल भुलैया आपको ज्यादा पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विगी का शेयर 7.59% ऊपर 420 पर लिस्ट हुआ। 500 कर्मचारी करोड़पति बने। SEME सोलर होल्डिंग्स का शेयर 13.15% नीचे 251 पर लिस्ट हुआ। जी हां दोस्तों, स्विगी लिमिटेड और SEME सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के शेयर आज 13 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए। NSE पर स्विगी का शेयर इशू प्राइस से 7.59% ऊपर 420 पर लिस्ट हुआ। BSE पर यह इसका इशू प्राइस 5.64% ऊपर 412 पर लिस्ट हुआ था। इसका इशू प्राइस 390 रुपए प्रति शेयर था। दोस्तों दिन भर के कारोबार के बाद शेयर इशू प्राइस से 16.91% की तेजी के साथ 455.95 पर बंद हुआ। वहीं SEME सोलर होल्डिंग्स का शेयर NSE पर इशू प्राइस से 13.15% नीचे 251 पर लिस्ट हुआ। BSE पर यह शेयर इशू प्राइस से 10.38% नीचे 259 रुपए पर लिस्ट हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, गवर्नर ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी। आरोपी संजय रॉय ने खुद को बेगुनाह बताया था। पूर्व कमिश्नर पर फंसाने के आरोप लगे। जी हां दोस्तों, कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने पूर्व कमिश्नर पर खुद को फंसाए जाने के आरोप लगाए थे। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने CM ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। 11 नवंबर को सियालदाह कोर्ट में पेशी के बाद संजय रॉय ने चीखते हुए मीडिया से कहा था कि उसे फंसाया गया है। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने उसके खिलाफ साजिश रची है। साजिश में दूसरे बड़े अफसर भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल ने वायनाड में जिप लाइनिंग की। 300 मीटर की ऊंचाई से दिखाई वायनाड की खूबसूरती, बोले ये मेरे लिए राजनीति से बढ़कर है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल के वायनाड में जिप लाइनिंग की। 400 मीटर लंबी ये जिप लाइनिंग केरल की सबसे लंबी जिप लाइन है। राहुल ने इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड के चलते वायनाड के टूरिज्म को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं बता दूं कि उसका असर सीमित क्षेत्र में था। वायनाड एकदम सुरक्षित है। एडवेंचर पार्क में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका भी थी। हालांकि उन्होंने जिप लाइनिंग नहीं की। दोनों ने एडवेंचर पार्क के कर्मचारियों से बातचीत की। राहुल ने वीडियो में कहा कि हालिया चुनौतियों के बावजूद इन लोगों ने हार नहीं मानी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिंघम ने पर्दे पर पुलिस की छवि बदली। अजय देवगन बोले जिसे देखो क्रिटिक बना घूम रहा है। अवार्ड शो पर कहा अब दिलचस्पी नहीं। जी हां दोस्तों, सिंघम अगेन इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म को ऑडियंस से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सिंघम अगेन का सक्सेस एंजॉय कर रहे अजय देवगन ने दैनिक भास्कर को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। अजय देवगन ने कहा कि पहले की फिल्मों में पुलिस ऑफिसर्स के किरदार को ज्यादा नेगेटिव दिखाया जाता था। सिंघम के जरिए लोगों को एक अलग किरदार देखने को मिला है। शायद इसी वजह से दर्शक इस रोल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोल्ड प्ले अहमदाबाद में अपना चौथा कॉन्सर्ट करेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगले साल 25 जनवरी को शो होगा। 16 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। जी हां दोस्तों, भारत में म्यूजिक ऑफ द स्पेयर्स वर्ल्ड टूर की टिकट ब्लैक मार्केटिंग के मामले के बीच कोल्ड प्ले ने भारत में चौथे कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। यह शो 25 जनवरी 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके टिकट 16 नवंबर 2024 से बुक माई शो पर दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होंगे। दोस्तों कोल्ड प्ले की ओर से इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी शेयर कर दी गई है। उन्होंने लिखा कि बैंड 25 जनवरी 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना सबसे बड़ा शो करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को धमकी देने वाला गीतकार हुआ गिरफ्तार। अपने गाने को वायरल करने के लिए ऐसा किया। 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। जी हां दोस्तों, सलमान खान को धमकी देने वाले गीतकार सोहेल पाशा को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे कर्नाटक के रायचूर से पकड़ा गया है। सोहेल चाहता था कि उसका लिखा हुआ गाना मैं सिकंदर हूं मशहूर हो जाए। इसी मकसद से उसने सलमान को धमकी दी थी। दरअसल दोस्तों 7 नवंबर को मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया था, जिसमें कहा गया था कि सलमान और लॉरेंस पर एक गाना लिखा गया है। इस महीने के भीतर
गाना लिखने वाले को मार दिया जाएगा, उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वह अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान खान में हिम्मत है तो उसे बचा ले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ब्रेट ली की रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाह, बोले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले क्रिकेट से दूर रहें। न्यूजीलैंड के खिलाफ फैल रहे थे दोनों खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बैटर विराट कोहली को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले सलाह दी है। दरअसल दोस्तों ब्रेट ली का कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रहना चाहिए। हाल ही में खेली गई न्यूजीलैंड सीरीज में दोनों बल्लेबाज बुरी तरीके से फेल हो गए थे। भारत को इस टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार मिली थी। इसके बाद दोनों की काफी आलोचनाएं भी की गई थी। ब्रेट ली ने कहा कि 22 नवंबर से शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक फ्रेश शुरुआत करनी चाहिए, जिसके लिए दोनों को कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रहना चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केएल राहुल ने कहा कि आईपीएल के अगले सीजन में ऐसी टीम से खेलना चाहता हूं जहां आजादी मिले, एलएसजी ने रिलीज किया। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले अपने कप्तान केएल राहुल को रिलीज कर दिया है। स्टार स्पोर्ट्स ने 12 नवंबर को केएल राहुल का एक इंटरव्यू पब्लिश किया था। राहुल ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान कहा कि मैं नई तरह से शुरुआत करना चाहता हूं, मैं अपने ऑप्शन देखना चाहता था और उस जगह खेलना चाहता हूं जहां मुझे थोड़ी आजादी मिल सके। उन्होंने कहा कि कभी कभी आपको दूर जाकर अपने लिए कुछ अच्छा तलाशने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।